आखिर जब राज्यों के चुनाव की बात हो रही है और 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं, तो 60 दिन में ही आखिर किसी सर्वे एजेंसी को दोबारा सर्वे करने की जरूरत क्या पड़ गई देश के मूड की और प्रधानमंत्री के चेहरे की और बहुमत के आंकड़ों की। फिर एक बैग मूड ऑफ द नेशन सर्वे करके और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, शिवराज चौहान और उनके शरीके नेताओं को प्रधानमंत्री के रिप्लेसमेंट के तौर पर उतार कर रखना, ये निश्चित ही भाजपा में अगर कोई पहले से कोई गुटबाजी नहीं है तो उस गुटबाजी को हवा देने जैसा है। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सी वोटर के वर्तमान सर्वे में जो आंकड़े बिहार को लेकर निकले हैं वो क्या है। अगर अभी इस वक्त सर्वे के हिसाब सी वोटर के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं, 15 बीजेपी को सीटें अपने दम पर आ रही है, 3 सीटों का इजाफा बीजेपी को हो रहा है। एलजेपी और जेडीयू दोनों मिलाकर 20 सीटें जीतेगी, मतलब 3 सीटें अधिक जीत रही है। क्रीमी लेयर और जो मामले अभी आए हैं, इस पर चिराग ने जिस तरह से विरोध किया, आंख दिखाई, तो ये जो कि फैसला आ भी गया था मोदी का, उसके बाद भी उन्होंने विरोध का साथ दिया। दिस प्रूव्स की ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि वो कहते हैं कि बिना शर्त समर्थन है एनडीए को, तो भले सरकार बनाने के समर्थन कर रहे हैं लेकिन वो आंखें भी दिखा रहे हैं। तो 35 सीटों को आप इग्नोर करके क्या चल सकते हैं, खासतौर पर तब जब प्रशांत किशोर एक बड़ा इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। फिर आपको पता है कि तेजस्वी यादव भी इस सर्वे अपनी जगह पर है, तेजस्वी की ताकत अपनी जगह पर है। तेजस्वी जिस तरीके से एक बहुत बड़े वोट बैंक के बिहार में एकमात्र रजिस्टर्ड ओनर है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। खबरों की चीरफाड़ करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि बिहार में अब ये चर्चा तेज हो चुकी है कि सीएम का अगला फेस कौन होगा। सीएम नीतीश के रिटायरमेंट का समय चल रहा है, तमाम बातें आ रही है, लेकिन उस चेहरे पर अभी मुहर नहीं लगी है जो सीएम का अगला फेस होगा। देखिए, एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे कराया गया। इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इस रिजल्ट में एनडीए को 44%, इंडिया गठबंधन को 40% और अन्य को जो है वो 16% बात हुई है। तो अगर एनडीए को 299 सीट, इंडिया गठबंधन को 233 सीट और अन्य को जो है 11 सीट मिलने की संभावना है। लेकिन ये सवाल है कि एनडीए में ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है, एनडीए में ये बढ़ोतरी किसके कारण हो रही है। अब सीएम फेस कौन होगा, जिस तरीके से एनडीए में ये बढ़ोतरी हुई है, क्या कुछ होने वाला है। खबरों की चीरफाड़ करेंगे, खबरों को स्टेचर पर लेटाते हैं। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। सर, एनडीए की जिस तरीके से बढ़ोतरी होती दिख रही है, क्या होगा अब सीएम फेस बिहार में, किसको खतरा है? देखिए, सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, ये लोकसभा का सर्वे विधानसभा चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, बिहार का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, झारखंड में तो लगता है कि 2-3 महीने में ही चुनाव हो जाएगा। तो आखिर जब राज्यों के चुनाव की बात हो रही है और 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं, तो 60 दिन में ही आखिर किसी सर्वे एजेंसी को दोबारा सर्वे करने की जरूरत क्या पड़ गई देश के मूड की और प्रधानमंत्री के चेहरे की और बहुमत के आंकड़ों की। देखिए, सबसे पहले तो बात ये मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि ये सर्वे जो फिलहाल जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, ये सर्वे दरअसल लोकसभा का सर्वे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के विकल्प की तलाश का सर्वे है। ये सर्वे पूरी तरीके से, अब देखिए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किए तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, वो भी एक स्वतंत्र संस्था है, एक चैनल उसके अधीन है, हम भी चैनल चला रहे हैं, हम भी अपने सर्वे करते हैं, तो क्वेश्चंस नहीं उठने चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये रिपोर्ट्स दरअसल मुझे लगता है कि पूरे देश को, विपक्ष को और साथ साथ भाजपा पर एक अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए आया है, जिसमें ये एहसास कराया जा रहा है कि भाजपा वुड हैव टू लुक बियॉन्ड मोदी। और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, तो ज़बरदस्ती आप 4 बार आपसे कोई पूछता है घर में कि आप क्या खाइएगा, तो दाल भात चावल, दाल भात चावल, दाल भात चावल। अब 4 बार जब सीधा सवाल पूछा गया और आपने जवाब यही दिया, तो 5वीं बार आपसे पूछा रहा है कि मटर पनीर नहीं खाओगे, बिरयानी बनाते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लिया जाए। दैट मीन्स कि या तो चावल दाल अवेलेबल नहीं है या चावल दाल खिलाने का मन नहीं है। तुरंत ही सर्वे हुआ था और सारे सर्वे फेल हुए थे इनके।
मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर एक बैग मूड ऑफ द नेशन सर्वे करके और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, शिवराज चौहान और उनके शरीके नेताओं को प्रधानमंत्री के रिप्लेसमेंट के तौर पर उतार कर रखना, ये निश्चित ही भाजपा में अगर कोई पहले से कोई गुटबाजी नहीं है तो उस गुटबाजी को हवा देने जैसा है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चला रहे हैं भाजपा को, या जिस तरीके से भाजपा को कंट्रोल कर रहे हैं, आज एक बुरे चुनाव में भी प्रधानमंत्री बनकर वो सामने आए हैं, ये उनके रणनीतिक कौशल का हिस्सा परिचय, एग्जाम्पल है। और ये साबित भी करता है कि 2 बार से तीसरी बार जीतने वाले एक एलीट क्लास में उनका नाम चला जाता है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कई मुद्दों पर यू टर्न लिया है पिछले साल, 2 साल, 3 साल में हमने देखा है, ये इस बात को भी स्थापित करता है कि मोदी इज़ नॉट अ रिजिड पॉलिटिशियन। वो अपने ईगो या अपने विचार को ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहते हैं। अगर वो देखते हैं कि मूड ऑफ नेशन बदल रहा है तो उस आधार पर वो अपनी रणनीतियाँ भी बदलते हैं। हाँ, आपने देखा 45 जो लेटरल भर्तियाँ थी उसमें वापस लिया, क्रीमी लेयर वाले फैसले को वापस लिया, इससे पहले किसान बिल वापस लिया, इसके अलावा हाँ वक्फ बोर्ड वाले मामले को भी जिस तरह से उन्होंने हाँ, तो ये साबित करता है कि निश्चित ही एक फ्लेक्सिबल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं। और वो भी बहुत स्मार्ट है, पॉलिटिकल एनालिसिस उनकी अच्छी है, वो भी मूड ऑफ नेशन समझते हैं, अनलाइक सम पार्टीज हु ट्राई टू एस्टेब्लिश कि भाई हम जो सर्वे करते हैं वो सबसे बेस्ट है, हमने मूड पकड़ लिया है जनता का। तेजस्वी भी कई दावे कर रहे थे चुनाव में, भाजपा के लोग भी दावा कर रहे थे 400+, सारे दावे फ्लॉप हुए और जनता ने जो मैंडेट दिया वो एकदम अलग ही था। सी वोटर और कई जो सर्वे एजेंसियाँ थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी, 300 भी पार नहीं कर पाए। बिल्कुल। और कई एजेंसियों के तो जो सर्वेयर थे वो रोने लगे थे, ऑन कैमरा हमने देखा था। हमने भारत लाइव ने सबसे क्लोजेस्ट, मैं ये दावा जरूर करूंगा, सबसे क्लोजेस्ट जो प्रेडिक्शन था वो हमारा था। हमने कहा था 290 से, मैंने 200 माफ किया, 270 से 290 के बीच में हमारा रहेगा, हमने यही बोला था। और लगभग मामला वहीं आकर सेटल हुआ है। और कई लोग 400+ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। बिहार की अलग ही कहानी बताई जा रही थी कि बिहार में 22 सीटें लाएगी महागठबंधन। हमने कहा था 10 का आंकड़ा नहीं टपेगा, और 9 पे आके मामला रुका, एक निर्दलीय की वजह से 10 हुआ उनका। खैर, एवरीथिंग अपार्ट, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सी वोटर के वर्तमान सर्वे में जो आंकड़े बिहार को लेकर निकले हैं वो क्या है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो ये समझ में आ रहा है कि एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी के परे देखने की कोशिश की जा रही है, बियॉन्ड मोदी क्या होगा भाजपा का चेहरा। मुझे लगता है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे। जो तैयारियां नरेंद्र मोदी की दिख रही हैं, आरएसएस और बीजेपी का जो एक मुझे लगता है कि बहुत प्रयास करके उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही, फिर से कड़ी जो टूट गई थी, ये सारे रास्ते इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार और चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक टर्म और चाहते हैं वो। खैर, वो अपनी जगह पर है। बिहार के संदर्भ में क्या होगा, देखिए, जो आंकड़े आपने बताए कि अब भाई चुनाव होता है तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी, बहुत सारे आंकड़े जो पूर्व के थे वो बदलेंगे। बिहार को लेकर सर्वे का जो रिजल्ट है वो ये है कि जो भाजपा गठबंधन बिहार में इस बार चुनाव में 30 सीटें लेकर आई थी, जिसमें 12 सीटें बीजेपी की थी, 12 सीटें जदयू की थी, 5 एलजेपी की थी, 1 हम की थी, उसमें बाद ये 3 सीटें कांग्रेस लाई थी, 6 सीटें आरजेडी और लेफ्ट मिलाकर लाए थे। तो ये जो 10 सीटें और एक निर्दलीय थे, तो 10 सीटें जो उधर विपक्ष के पास गया और 30 सीटें जो गई एनडीए के पास, इसमें बदलाव आया है। नए आंकड़ों के आधार पर, नए सर्वे के हिसाब से बिहार में, जो मैंने कहा भी था कि अब बार बार ये नहीं होगा। तेजस्वी के पास एक मौका था, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इस बार भाजपा जो गड़बड़ाई है शाहबाद के क्षेत्र में, उस क्षेत्र के सर्वे के आधार पर फिर से भाजपा मजबूती से काम करेगी और उस सीटों को वापस लेगी, कर रही है। डैमेज कंट्रोल तो शुरू हो गया। राज्यसभा भेजना हो उपेंद्र कुशवाहा को, या फिर उस क्षेत्र के नेताओं को बार बार प्रलोभन देना अलग अलग तरीके से, भेज कर क्या, बिल्कुल वही प्रयास किया गया है। और अगर अभी इस वक्त सर्वे के हिसाब से, वोटर के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं,
15 बीजेपी को सीटें अपने दम पर आ रही है, 3 सीटों का जफा बीजेपी को हो रहा है। एलजेपी और जेडीयू दोनों मिलाकर 20 सीटें जीतेगी, मतलब 3 सीटें अधिक जीत रही है। 17 थी इस बार, मतलब जहानाबाद भी जीत जाएगी इस हिसाब से अगर देखा जाए, औरंगाबाद भी जीत जाएगी, और जो लोजपा 5 सीटें जीती थी तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ था, तो वो 100% स्ट्राइक रेट उनका रहेगा। अब बात रही जीतन मांझी की, तो इस सर्वे के हिसाब से जीतन मांझी हार जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस जो कि एक अच्छे पोजीशन पर थी 3 सीटों के, वो कम हो जाएगी 2 सीटें और 1 ही जीतेगी। कांग्रेस और लेफ्ट और आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां जो 6 सीटें जीती हैं इस बार, वो 4 सीटें ही होंगी। मतलब यहाँ भी नुकसान हो रहा है। और एक निर्दलीय जो जीते थे पप्पू यादव, उनको भी इसमें हारने का दिखाया जा रहा है। खैर 5 साल बाद चुनाव होने हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वक्त से पहले, मतलब कल बारात है और आज ही से आप लगिए बनाने सब्जी या पूड़ी, तो कल तो खराब ही ना हो जाएगा। तो ये प्री बेक्ड मुझे लगता है कि सर्वे है, एंड दिस सर्वे डज नॉट कंक्लूड इनटू एनी रिजल्ट्स, बट इस सर्वे के आंकड़ों को बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इन सर्वे के आंकड़ों को जो हम जोड़ते हैं तो एक बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है, जो बात इजाफा होता हुआ दिख रहा है। हाँ, और इसे पूरी तरह से विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो है तो ये सर्वे लोकसभा का, लेकिन विधानसभाओं को कुछ नहीं करना है। आपको जितने भी सीटें आई हैं वो इंटू आपको 6 कर देना है। यानी जो बीजेपी को 15 सीटें आ रही हैं इंटू 6 कर दीजिए, जेडीयू एलजेपी को जो 20 सीटें आई हैं इंटू 6 कर दीजिए। तो ये साफ समझ में आ जा रहा है कि एक बड़ी बढ़त बनाने जा रही है एनडीए बिहार में। इस सर्वे में प्रशांत किशोर को लेकर कोई डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन एक बड़ी बात मुझे नज़र आ रही है। आप 2020 के आंकड़ों को देखिए। 2020 में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों साथ लड़े थे। चिराग पासवान को बाहर कर दिया गया था। चिराग पासवान को जब बाहर किया गया तो वो जितनी सीटों पर लड़े, नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा डैमेज उन सीटों पर हुआ, और नीतीश तो सभी सीटों के खिलाफ वो लड़े थे। नीतीश किसी तरीके से 40-45 सीटें जो जीत कर आए, उन सीटों की वजह से ही एनडीए की सरकार भी बन पाई बिहार में, और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री भी बन पाए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिराग पासवान ने तगड़ा डैमेज कर दिया था। अब चिराग पासवान को 5 सांसद जिताकर, पशुपति पारस की सीटें काटकर, चिराग को केंद्र में मंत्री बनाकर, चिराग की पार्टी को हर तरह से सहायता और इज्जत प्रतिष्ठा देकर, नाराजगी पर डिसीजन भी बदल कर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सी बात कही कि दोनों जो फैसले चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि केंद्र सरकार ले, उन दोनों पर नरेंद्र मोदी का बैकफुट पर जाना भी एहसास करता है कि चिराग पासवान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए's फ्यूचर, जो मनसाएं हैं भाजपा की और या एनडीए की, तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है चिराग पासवान। तो अब जरा आंकड़े बदल कर देखते हैं। अगर वर्तमान समीकरण को हम देखते हैं, इसमें एनडीए में कंफर्टेबल सिचुएशन में चिराग पासवान है। चिराग पासवान एनडीए छोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, अनलेस एक बड़ी गलती जो अनएक्सपेक्टेड इस बार भाजपा से वो भाजपा करे। अगर भाजपा चिराग पासवान की सीटें जो डिजर्व सीटें हैं वो करते हैं, वो काटेगी, तो उसमें खेल हो जाएगा। और चिराग पासवान शायद इन सारे हथकंडों से ये साबित करना चाहते हैं कि वो हर मामले पर भाजपा के साथ आंख मूंद कर खड़े नहीं होंगे। क्रीमी लेयर और जो मामले अभी आए हैं, इस पर चिराग ने जिस तरह से विरोध किया, आंख दिखाई, तो ये जो कि फैसला आ भी गया था मोदी का, उसके बाद भी उन्होंने विरोध का साथ दिया। दिस प्रूव्स की ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि वो कहते हैं कि बिना शर्त समर्थन है एनडीए को, तो भले सरकार बनाने के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो आंखें भी दिखा रहे हैं। और हो सकता है कि ये आंखें विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर अभी से दबाव बनाने जैसी हो सकती है बात। तो विधानसभा में चिराग पासवान की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है? देखिए, सभी जानते हैं कि 35 सीटों पर मामला पिछली बार फंसा था, और इस बार तो चिराग पासवान ने 5 सीटें जीती हैं। तो 5 × 6 आप जब करते हैं तो ये मतलब 6 विधानसभाएं जब होती हैं एक लोकसभा में, तो 5 × 6 करने पे आपको 30 होता है। मुझे लगता है कि 5 सीटें कम से कम और चिराग पासवान मांगेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मुझे बताया था कि मैंने उनको यही कहा था कि सर 5 सीटें आपने दी, मैंने 100% स्ट्राइक रेट दिया, 1-2 सीटें और देते तो और जिता देते आप लोगों को। तो मोदी इस पर हंसे भी थे और कहा था कि नहीं बिल्कुल मुझे उम्मीद है चिराग जी आप पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान 35 या 40 सीटें कम से कम एक्सपेक्ट करें, और मुझे लगता है कि 35 सीटों से कम देने की स्थिति में भाजपा होगी भी नहीं। तो
अगर यहाँ तक मामला रहता है तो ठीक है, इससे नीचे तक आएगा तो फिर चिराग पासवान फिर से एक बार इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। और इस बार तो चिराग पासवान से गठबंधन करने के लिए तेजस्वी से लेकर प्रशांत किशोर और जितने भी थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट है सभी रेडी हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं बकायदा। आरक्षण का मुद्दा हो गया, इलेक्टोरल एंट्री का मुद्दा हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस भी चिराग पासवान को देख रही है, चिराग के बढ़ते उपयोगिता को, इन्फ्लुएंस को, वोट बैंक को बिहार में देख रही है। और चिराग ने यह भी साबित कर दिया कि वो अपने कोर वोट बैंक को छोड़कर चलने वाले नहीं हैं। ये क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर और फिर जो इलेक्ट्रोल एंट्री वाली मुद्दे थी, इन सब पर उन्होंने ये साबित किया कि वो अपने किसी वोट बैंक को डैमेज होने नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें जो आप जोड़ते हैं एक जगह तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉकटेल बनता है कि चिराग पासवान के साथ एक हुजूम सा जुड़ गया है जो जिस तरफ वो रहेंगे उस तरफ पलड़ा थोड़ा सा भारी कर देता है। तो चिराग पिछली बार एनडीए के खिलाफ थे, एनडीए ने बहुत मुश्किल से सरकार बना ली, तेजस्वी बहुत क्लोज कंपटीशन में हारे हैं। तो तेजस्वी भी जानते हैं कि अगर चिराग अगेंस्ट रह जाए तो हम इस बार पार कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भाजपा ये रिस्क नहीं लेगी और चिराग पासवान को आपको एनडीए में ही जोड़कर चलना होगा। तो अगर पिछले चुनाव से इस चुनाव में अंतर देखे जाए तो चिराग पासवान के इस तरफ रहने की वजह से अब आपको जरा कैलकुलेटर निकालना चाहिए और कैलकुलेटर निकाल कर ये जोड़िए जो सीटें मैं बता रहा हूँ आपको। बीजेपी की 15 सीटें हैं तो 15 × 6 आप कीजिए, 90 सीटें। 90 सीटों पर भाजपा जीतती नजर आ रही है इस सर्वे के हिसाब से। अब जरा आप जोड़िए जो 20 सीटें जदयू लोजपा की हैं इस सर्वे के हिसाब से, उसमें 6 कीजिए आप, 120। तो उधर 90 था, इधर 120 था, यानी 210 सीटें। 210 सीटें केवल इन दोनों के आधार पर मिल रही हैं। तो बिहार में जो बहुमत का आंकड़ा है वो कितना है? 243 सीटें हैं, 122 पर बहुमत का आंकड़ा है और बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में चली जा रही है सरकार। तेजस्वी यादव, लेफ्ट, कांग्रेस और बाकी जो एक इम्पैक्ट छोड़कर प्रशांत किशोर का, उस इम्पैक्ट को छोड़कर तब भी काफ़ी आगे हैं। अगर प्रशांत किशोर 20 सीटें भी जीत जाते हैं इस एनडीए की सीटों में से, तब भी 190 पर आंकड़ा आकर टिकता है, 180 तक टिकता है, बहुत डैमेज कर 30 दे रही है तो लेकिन यहाँ फिर भी कंफर्टेबल मेजोरिटी में सरकार बनती नजर आ रही है। क्यों नजर आ रहा है? क्या बदल गया 2020 से 2025 तक? सर ये देखिए, इस पे हमने चर्चा भी की है कि इस बार जो चुनाव है, जो तमाम घटक दल पहली बार लड़ रहे हैं एनडीए के साथ, तो ये भी एक बड़ा बदलाव नहीं। देखिए सीधी अगर इसका जवाब दूं मैं तो लगेगा आपको कि मैं बायस्ड होकर बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि इसका जवाब एकदम सीधा है। 2020 के चुनाव में जिसमें नीतीश कुमार 40 लेकर आते हैं, भाजपा 70, 75, 80 लेकर आती है, याद नहीं एग्जैक्टली कितना लेके आई है, इतना कुछ बदल गया तब से, और बहुमत के आंकड़े तक कंफर्टेबली पहुंचती है सरकार उसमें। और तेजस्वी लगभग सरकार बनते रह जाते हैं, 18-19 विधायकों से वो रह गए थे। और ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान इस बार हैं भाजपा के साथ तो सर्वे क्या कह रहा है? 210 तक जा सकते हैं, 200 प्लस सीटें बिहार में। तो ओनली डिफरेंस इज चिराग पासवान इन एंड आउट। चिराग जब 20 में बाहर थे तो भाजपा बहुत नज़दीक हो गई थी बिहार में सत्ता से एलिमिनेट होने के, और इस बार साथ हैं तो ये सर्वे साफ तौर पर कह रहा है कि चिराग पासवान किंग मेकर ही नहीं बल्कि किंग के भी बड़े दावेदार हैं। और इस स्थिति से आपको एक बात और समझ में आती है कि अगर आप इस पूरे आंकड़े से चिराग पासवान को हटा देते हैं तो एक बहुत बड़ा डैमेज आप 35 सीटों की बात कर रहे हैं सीधा। अगर मैं चिराग पासवान नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कितना मांगेंगे, लेकिन 35 की बात एक एवरेज बिहार में चलती है कि चिराग पासवान की 35 सीटों की दावेदारी है, 35 सीट से कम नहीं लेंगे। पिछली बार 35 पर ही मामला फंसता नजर आया था। तो 35 सीटों को आप इग्नोर करके क्या चल सकते हैं? खासतौर पर तब जब प्रशांत किशोर एक बड़ा इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। फिर आपको पता है कि तेजस्वी यादव भी इस सर्वे अपनी जगह पर है, तेजस्वी की ताकत अपनी जगह पर है। तेजस्वी जिस तरीके से एक बहुत बड़े वोट बैंक के बिहार में एकमात्र रजिस्टर्ड ओनर है, मैं ओनर कह रहा हूँ, उनको पता है कि है वो तो वोट मिलना ही है उनको। तो उस स्थिति में आप बहुत कह सकता है कि बहुत कमज़ोर छप्पर पर चल रहे हैं आप। वैसी स्थिति में चिराग पासवान को एनडीए अफोर्ड नहीं कर सकता है बाहर करते हुए।
अगर ये भी साबित करता है कि अगर चिराग पासवान को आगे करके एनडीए चुनाव लड़ता है तो नीतीश कुमार के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और नीतीश की आपने देखा हाल फिलहाल में नीतीश और अब यहाँ सर्वे में भी आप देखिए जेडीयू प्लस एलजेपी लिखा हुआ है, बीजेपी प्लस एलजेपी नहीं लिख रहा है। मतलब रिसेंटली चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है, ये चिराग पासवान तो ओपन वॉर खोल रखा था नीतीश के खिलाफ। तो ये क्या साबित करता है कि निश्चित ही जदयू भाप गई है कि चिराग पासवान को मनाकर साथ रखना है। पिछले चुनाव में भी भाजपा की सीटों के खिलाफ नहीं लड़े थे चिराग, लेकिन नीतीश कुमार को पूरा डैमेज कर दिया था। तो निश्चित ही नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं कि वैसी स्थिति फिर बने, फिर वो डैमेज हो और फिर चुनाव पूरी तरीके से गड़बड़ा जाए। और इस बार अगर नीतीश कुमार गड़बड़ाएंगे तो आपको पता है कि वो उससे भी कम चले जा सकते हैं। हालांकि ये सच है कि जो इस बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जो रिजल्ट्स आए हैं उस आधार पर 12 सीटें जरूर जीत कर जदयू आई है, लेकिन जदयू किसी भी बिहार की पार्टी से ज़्यादा विधानसभाओं में लीड की है। तो एक तरफ ये सर्वे है, दूसरी तरफ वो ये भी सच्चाई है कि नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा लीड है बाकी पार्टियों के हिसाब से। तो सब जब आप जोड़ते हैं तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी, ये जो भ्रम बार बार उत्पन्न होता है कि अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे एक दूसरे से, एनडीए बिहार में कमज़ोर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी की मजबूरी है, सभी फंसे हुए हैं इस जमघट में। सर लेकिन अगर चिराग पासवान को मनचाहा टिकट नहीं मिलता है, उतना टिकट नहीं मिलता विधानसभा चुनाव के लिए, तब वो जाएंगे तो एनडीए के लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी तो चाहते हैं कि आ जाए, तेजस्वी तो खुले हाथ से स्वीकारने के लिए तैयार है। जब भी चिराग पासवान पर बोलने की बहुत बात होती है तो अब देखिए कि थोड़ा धीरे हो जाते हैं तेजस्वी, बहुत सेलेक्टिवली क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं। पूरे चुनाव में आप देखिए केवल एक ही मैंने थोड़ा बयान दिया था वैसा तेजस्वी यादव ने, जिसमें कहा था कि चिराग पासवान खुद चुनाव हार रहे हैं, और उस पर वो गलत भी साबित हुए। बाद में 5 की 5 सीटें जीत गए चिराग पासवान। तो एक तरह से बड़ा राजनीतिक तमाचा लग गया तेजस्वी के मुंह पर। तो यही है कि कैलकुलेटेड सब कुछ हो रहा है। तेजस्वी भी इसी तैयारी को देखते हुए, इसी रणनीति को देखते हुए अपने पार्टी में मूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। विधायकों की जो चेहरे हैं उनको बदलने की तैयारी वो कर रहे हैं। कई लोगों पर तो सीधी तलवार लटका दी तेजस्वी यादव ने कि आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा टिकट, आप जाइए जहाँ जाना लड़ना है। और इसी चक्कर देख रहे हैं कई लोग उनके पार्टी से छोड़कर हट भी रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये सर्वे निश्चित ही डराता है तेजस्वी यादव को, लेकिन साथ साथ एनडीए के घटक दलों को भी डराता है। मांझी जी की 1 सीट थी वो भी साफ कर देता है। तो अब 5 सीट के दावे या 6 सीट के दावों पर तो मांझी जी के भी संशय हो गया 10 सीट के दावे पे। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा खुद गए हैं, वो एक चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, तो उन पर भी संशय उत्पन्न होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान है। अब चिराग पासवान अगर इस सर्वे के बाद 50 सीट भी मांग देंगे तो भाजपा और नीतीश कुमार के मतलब लिए एक बड़ी समस्या सामने उत्पन्न हो जाएगी कि अब करें तो क्या करें। सरकार भी बनानी है, सीटें भी लिमिटेड है बांटनी है, और चिराग को रोकना भी है, जाना नहीं देना है कहीं। चिराग गए मतलब सरकार इस बार नहीं बन रही है। चलिए देखिए, इस सर्वे के हिसाब से हमने चर्चा की कि बिहार में अब क्या होने वाला है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसकी बिसात भी बिछने लगी है। इस सर्वे के मुताबिक हमने चर्चा की। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।